मैंने ऐसा आज तक कुछ भी नहीं देखा था। मेरी आंखों के सामने जो सीन था वो किसी का भी दिल दहलाने के लिए काफी था। मेरे सामने एक लड़की की लाश पड़ी थी। उस लाश की दोनों आंखें फूटी हुई थी और उसका चेहरा गायब था। किसी ने उसका चेहरा नोच कर निकाल लिया था और उसकी खोपड़ी साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो भयानक चेहरा किसी की भी रात की नींद उड़ाने के लिए काफी था। उस लाश की हाथ पैरों की हड्डियां टूटकर कुछ अजीब तरह से मुड़ी हुई थी और एक क्रॉस का निशान बना रही थी। आसपास काफी भीड़ थी और एक औरत उस लाश के पास बैठकर रो रही थी। मेरा नाम है डिटेक्टिव कबीर और मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूं। मुझे बचपन से ही क्राइम में इंटरेस्ट था और अपने इसी इंटरेस्ट की वजह से मैं एक डिटेक्टिव बन गया। मुझे रूरल एरिया के केसेस में ज्यादा दिलचस्पी है क्योंकि यहाँ सच्चाई फाइल बनकर कहीं कोने में दफन हो जाती है और मुझे ऐसे ही दफन हुई सच्चाई को निकालने में मजा आता है। और इसीलिए इस बार मैं मोहनपुरा अपने नए केस के सिलसिले में आया हूं। मुझे एक कॉल आया और इस गांव के बारे में पता चला। साथ में यह भी पता चला कि पुलिस इस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है। लेकिन कॉल करने वाले ने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई। अब मुझे उसे ढूंढना था, इसलिए मैं यहां आ गया। अब मैं यहां क्राइम सीन पर खड़ा था। मैंने अपना फोन निकालकर कैमरा ऑन किया और बिना किसी को भनक लगे इस पूरे क्राइम सीन और डेड बॉडी की फोटोज लेने लगा। मैंने क्राइम सीन की यही कुछ 40-50 फोटो ली और उसको अपने फोन में सेव कर लिया। मैं उस लाश को देखकर यही समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इसकी ये हालत किसने की होगी। पहला मेरा शक सीधा इस बात पर गया कि ये एक गांव देहात का एरिया है और यहाँ पर जंगल भी है, तो हो सकता है कि किसी जंगली जानवर जैसे कि लेपर्ड या टाइगर ने ऐसा किया हो। वैसे भी गांव में हम आए दिन जंगली जानवर के आने की खबर सुनते रहते हैं। लेकिन मेरी ये गलतफहमी दूर हो गई जब मैंने वहां खड़े गांव के 2 लोगों को आपस में बातचीत करते हुए सुना। वो कह रहे थे कि चुड़ैल ने अपना शिकार फिर से कर लिया है। इस चुड़ैल का नाम सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैं चुड़ैल के बारे में और भी जानना चाहता था, इसलिए चुपचाप मैं उन दोनों के पीछे जाकर खड़ा हो गया। दूसरे आदमी ने बोला कि यह सारा काम उस चुड़ैल का है। उस चुड़ैल ने ही इस लड़की चांदनी की जान ले ली है। इससे मुझे पता चला कि मरने वाली लड़की का नाम चांदनी था। मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी। मुझे इस चुड़ैल के बारे में और भी जानना था, इसलिए मैंने खुद उन दोनों से इस चुड़ैल की मिस्ट्री के बारे में पूछ लिया। उनमें से एक आदमी ने मुझे बताया कि इस गांव मोहनपुरा में चुड़ैल वापस आ गई है और उसके श्राप की वजह से ही गांव की लड़कियां मारी जा रही है। मुझे दूसरे आदमी ने बताया कि आज से लगभग 25 साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी। वो गांव की लड़कियों पर काला जादू करती थी। फिर एक दिन जब गांव के लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ा तो उसे जिंदा जला दिया। उसके मरने के बाद गांव फिर से नॉर्मल हो गया। लेकिन गांव वालों का मानना था कि अब वो औरत चुड़ैल बनकर वापस आ गई है। अचानक मेरी नजर सामने खड़ी लगभग 20 साल की लड़की पर पड़ी। सभी गांव वालों की नजर उस लाश पर थी, लेकिन वो मुझे ही घूर रही थी, जो कि बहुत अजीब था। शायद हो सकता था कि मैं वहां का नहीं था, इसीलिए वो मुझे ऐसे देख रही थी। मैंने क्राइम सीन की बहुत सारी फोटोज ले ली थी, इसलिए मैं वहां से चला गया। मेरे सामने से एक ब्लैक एसयूवी आ रही थी और मेरे मुंह पर कीचड़ के छींटे उड़ाते हुए वो एसयूवी मेरे सामने से गुजर गई। मैं अपना मुंह पोंछने लगा। मुंह पोंछकर मैंने आंख खोली तो वो लड़की अब मेरे सामने थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? उस लड़की ने सीधा मेरे आंखों में देखते हुए बोला, मुझे पता है कि तुम कौन हो। तुम एक जासूस हो ना? ये सुनते ही मुझे झटका लगा। मैंने उससे पूछा कि उसे कैसे पता? उसने जवाब दिया, क्योंकि मैंने ही तुम्हें बुलाया है। मैं ये सुनकर थोड़ा चौंक गया, लेकिन अब मुझे पता चल गया था कि मुझे यहाँ पर किसने बुलाया है। ये लड़की ही मुझे मेरे सवालों के जवाब दे सकती थी, इसलिए मैं उसे भीड़ से थोड़ी दूर लेकर गया। उस लड़के ने अपना नाम मंजरी बताया। मेरे कुछ पूछने से पहले ही वो बोलने लगी, इस गांव में बहुत गलत हो रहा है। इस गांव की सारी लड़कियां गायब हो रही है और गायब होने के कुछ दिन बाद उनकी लाश वहीं पड़ी हुई मिलती है।
मैंने बोला, लेकिन गांव वाले तो कह रहे हैं कि ये किसी चुड़ैल का काम है। उस लड़की ने मुझे चुप करते हुए बोला, कोई चुड़ैल नहीं है, गांव वालों का अंधविश्वास है। ऐसा होता तो दूसरे गांव में लड़कियां क्यों मारी जा रही है? वहां पर तो कोई चुड़ैल नहीं है ना। फिर मुझे पता चला कि सिर्फ यही गांव नहीं, बाकी के गांव का भी यही हाल है। उसने मुझसे आगे कहा, मेरी दोस्त रंगीली 2 हफ्ते पहले गायब हो गई थी। जब मैं उसके गायब होने वाली जगह पर गई तो मुझे वहां पर रस्सी मिली। अगर कोई चुड़ैल सच में है तो उसे रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मानना पड़ेगा, लड़के की बात में दम था। अब मुझे इस केस में मजा आने लगा था। मैंने पूछा कि पुलिस कहाँ है, वो इस केस पर कुछ कर क्यों नहीं रही है? मंजरी ने बोला कि पुलिस वालों को भी यही लगता है कि ये काम चुड़ैल का है, इसलिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। सभी कांस्टेबल डर में हैं कि कहीं उन्होंने कुछ किया तो चुड़ैल उन्हें और उनके परिवार वालों को भी मार डालेगी। मैंने अपने मन में बोला कि ये तो होना ही था। गांव में अंधविश्वास भी तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। मंजरी बोली कि पुलिस तब तक कुछ नहीं करेगी जब तक उन्हें यकीन ना हो जाए कि ये सब कोई चुड़ैल नहीं, कोई इंसान कर रहा है। इसीलिए मंजरी को एक सबूत की तलाश थी। इसीलिए मैंने इस केस को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। सच कहूं तो एक छोटी सी रस्सी कुछ साबित नहीं करती, लेकिन इस छोटे से क्लू ने मुझे इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक डायरेक्शन दे दी थी। मैंने मंजरी को वापस भेज दिया और अपने काम पर लग गया। मैंने अपना लैपटॉप खोला और एक बार फिर से मेरी क्राइम सीन की ली हुई फोटोज देखने लगा। मैं बार बार एक एक फोटो ध्यान से देख रहा था और तब भी मुझे ये सीन उतना ही भयानक लग रहा था जितना पर्सनली देखकर लग रहा था। मैं काफी देर तक उन फोटोज को देखता रहा। कुछ भी नहीं मिला क्योंकि बॉडी बहुत बुरी तरह से घायल हो गई थी। लेकिन अचानक मेरी नजर लड़की के हाथ पर पड़ी। उस लड़की के हाथ में जरूर कुछ था। मैंने फोटो को जूम किया और ध्यान से देखने पर पता चला वो बाल थे। ये विक्टिम के बाल तो नहीं हो सकते, क्योंकि उस लड़की के हाथ में जो बाल थे वो काफी छोटे थे, शायद किसी आदमी के। अगर सच में कोई चुड़ैल थी तो उसके बाल खींचकर निकालना किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। अब ये ऑफिशियल था कि इस केस में जैसा दिख रहा था वैसा था नहीं। इस केस में मजा आने लगा था। मैं बैठकर ये सब सोच ही रहा था कि अचानक खबर आई कि गांव में से फिर से एक लड़की गायब हो गई। रात के घने अंधेरे में मंजरी के साथ मैं वहां पहुंच गया जहां पर आज एक लड़की गायब हुई थी। मैंने रात को ही वहां विजिट करना ठीक समझा, क्योंकि अगर यहाँ सच में कुछ गड़बड़ है तो मैं नहीं चाहता था कि मुझे इन्वेस्टिगेट करते हुए कोई भी देख ले। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अगर 18-20 साल की लड़की को कोई किडनैप कर रहा है तो उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी, अपने हाथ पैर चलाए होंगे, इसलिए वहां पर स्ट्रगल के निशान होने चाहिए। जैसे पत्तियां टूटकर गिरी होंगी, मिट्टी उखड़ी होगी, लेकिन यहाँ की झाड़ियाँ सही सलामत थी। कोई भी ताज़ी पत्ती टूटकर नहीं गिरी थी। सब कुछ अनछुआ सा लग रहा था। यहाँ की गीली मिट्टी पर किसी भी तरह के कोई भी निशान नजर नहीं आ रहे थे। इसे देखने के बाद सिर्फ 2 बातें ही हो सकती थी, या तो यहाँ सच में कोई नहीं आया या फिर किसी ने बड़ी चालाकी से यहाँ के सारे निशान मिटा दिए थे। यहाँ ब्लड का भी कोई ट्रेस नहीं था, वरना इस केमिकल की मदद से मुझे वो दिखाई दे जाते। Nothing, everything is clean। यहाँ तो सच में ऐसा ही लग रहा था कि जैसे वो लड़की हवा में गायब हो गई हो। मैंने अपना सर्च एरिया बढ़ा दिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। ये सुनने के बाद मंजरी का मुंह उतर गया और वो निराश हो गई। मैंने उसे समझाया कि हमें कुछ और पहलू पर ध्यान देना होगा, और जैसे ही मैंने आगे बढ़ने के लिए अपने कदम बढ़ाए, एक मोटा सा चूहा मेरे पैरों के बीच से निकला। मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं मुंह के बल झाड़ियों में जाकर गिरा और एक
खट्टी सी महक ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा। मैं इस स्मेल को पहचानता था। ये क्लोरोफॉर्म की स्मेल थी। मैंने झाड़ियों में नजर दौड़ाई तो मुझे एक कपड़े का टुकड़ा मिला। मैंने उसे झट से उठा लिया। वो क्लोरोफॉर्म की स्मेल इसी कपड़े से आ रही थी। मैंने ये कपड़ा मंजरी को दिखाया। ये देखो मुझे क्या मिला। इस कपड़े पर क्लोरोफॉर्म लगा हुआ है, जिसे इंसान को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरे मुंह से इतना सुनते ही मंजरी का चेहरा खिल उठा। मंजरी ने वो कपड़ा मेरे हाथ से ले लिया और बोली, अब कल ये कपड़ा मैं उस पुलिस वाले को दिखाऊंगी। अब तो उसे मेरी बात पर विश्वास करना ही होगा। मंजरी की आवाज में एक कॉन्फिडेंस था। अगली सुबह काफी देर तक मैं सोता रहा। मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो देखा गांव के बीचों बीच चौराहे पर लोग इकट्ठा थे। मैं भी उनके पास गया। वहां जाकर मैंने देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि मंजरी को लोगों ने एक खंबे से बांध कर रखा था। उस पर सब लोग पेट्रोल छिड़क रहे थे। पूछने पर पता चला कि गांव वालों को चुड़ैल मिल गई। गांव वालों ने मंजरी को चुड़ैल समझ लिया था और मेरी आंखों के सामने उसे जिंदा जला दिया। मैं शॉक में था। जो कुछ भी मैं देख रहा था उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मंजरी, जो कल तक मेरा साथ दे रही थी, मेरी मदद कर रही थी, मेरे सामने उसे जिंदा जला दिया गया। मैं मंजरी को बचाना चाहता था, क्योंकि मैं अच्छे से जानता था कि वो चुड़ैल नहीं थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। गांव वालों के ऊपर खून सवार था। मासूम मंजरी की चीखें सुनकर उस भीड़ का जोश बढ़ रहा था। पुलिस भी ये तमाशा देख रही थी। कोई कुछ नहीं कर रहा था। शायद वो भी गांव वालों के गुस्से से डरते थे। मैंने देखा कि भीड़ के सामने सफेद कुर्ता पजामा में एक आदमी आया और उसे देखते ही भीड़ शांत हो गई। वो आदमी यहाँ का विधायक था। उसने बोला, चुड़ैल का आतंक खत्म हो गया है। अब आप सब गांव वालों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर लोग खुश हो गए। उसने आगे भीड़ को बताया कि गांव का ही एक आदमी मंगल ने अपनी आंखों से मंजरी को चुड़ैल के भेष में देखा था और इसीलिए गांव वालों ने मिलकर उसे जिंदा जला दिया था। साथ में विधायक ने गायब हुई लड़की के परिवार को अपनी तरफ से 20,000 रुपए देने का वादा भी किया। इतना सुनते ही मैं सब कुछ समझ गया। मंजरी गलतफहमी और अंधविश्वास का शिकार हो गई थी। पिछली रात को मुझसे मिलने सफेद साड़ी पहनकर आई थी ताकि कोई उसे देखे तो डर के भाग जाए, और इसी आइडिया ने उसकी जान ले ली थी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। भीड़ अब बिखरने लगी थी और मैं भी वहां से निकलने लगा। तभी मेरी नजर अचानक पुलिस इंस्पेक्टर पर पड़ी। वो अपने माथे का पसीना एक कपड़े से पोंछ रहा था। उस कपड़े को मैं देखते ही पहचान गया, क्योंकि वो क्लोरोफॉर्म वाला कपड़ा था। क्या मंजरी पुलिस स्टेशन गई थी? क्या मंजरी को जिंदा जलाना गांव वालों का अंधविश्वास है या फिर किसी की साजिश? क्या मंजरी का मर्डर हुआ था? मैं ये सब सोच रहा था, तभी एक आवाज ने मुझे मेरे ख्यालों से बाहर निकाला। यह आवाज उस विधायक की थी। मुझे यहाँ नया आया हुआ देखकर वो मुझसे सवाल करने लगा। मैंने सच नहीं बताया। मैंने कहा कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और चुड़ैल के केस के लिए आया हूँ। मेरे अंदर गुस्सा था, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने बोला, आपके सामने एक लड़की को जला दिया गया और आपने कुछ नहीं किया। उस विधायक के चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे लगा कि शायद मैंने गलत जगह पर गलत आदमी के सामने कुछ बोल दिया, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा, मेरे आने से पहले ही गांव के लोगों ने उसे जिंदा जला दिया। मैं होता तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देता। उन्होंने धीमी आवाज में कहा। मुझे सुनकर अच्छा लगा कि गांव में किसी के अंदर तो थोड़ी दया है। बेचारी मंजरी, वो गांव वालों की मदद करना चाहती थी, उसी गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया। ये केस अब और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था और मुझे इस केस को सॉल्व करना था, इन गांव वालों के लिए नहीं, मंजरी के लिए। अब मैं मंगल का पीछा करने लगा। मंगल वही आदमी था जिसने मंजरी को घर के अंदर सफेद कपड़ों में जाते हुए देखा था। मैं आज दोपहर से ही उसका पीछा कर रहा था। गांव में लंबी लंबी डिंगे मारकर वो सीधा अपने घर पर जाने लगा।
मैंने भी घर तक उसका पीछा किया और खिड़की से लगकर उसकी हरकतों पर नजर रखने लगा। मैंने देखा कि उसने अपने घर में रखे बक्से में काफी सारे 500 के नोट रखे। उसमें से कुछ निकालकर अपने पास भी रख लिए और बाकी पैसे लेकर वो फिर से घर से बाहर निकला। मंगल अब एक शराब के ठेके पर था। मैं सीधा मंगल के पास गया और उससे सवाल पूछने लगा। टीवी पर आने के लालच में मंगल मेरे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो गया। मैंने उससे पूछा, मंगल आपको कैसे पता कि मंजरी ही चुड़ैल है? मंगल ने झट से जवाब दिया कि उसने मंजरी को दोपहर में खिड़की से काला जादू करते हुए देख लिया था। लेकिन मैंने पलटकर बोला, पर तुमने तो विधायक जी से कहा था कि तुमने उसे सफेद साड़ी में घर के अंदर जाते हुए देख लिया था। मेरी ये बात सुनकर वो थोड़ा घबरा गया और उसके माथे से पसीना आने लगा। उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, हाँ, मैंने पहले उसको घर के अंदर जाते हुए देखा था और बाद में काला जादू करते हुए देखा था। मंगल जो अभी तक नशे में झूम रहा था, उसका नशा अचानक उतर गया था और धीरे धीरे मेरा शक यकीन में बदल रहा था। लेकिन फिर भी मुझे और कंफर्मेशन चाहिए थी, इसलिए मैंने उसे फिर से सवाल किया, तो तुमने मंजरी को सुबह देखा था, तो तुमने तभी शोर क्यों नहीं मचाया? पूरी दोपहर बीत जाने के बाद ही तुमने गांव वालों को ये बात क्यों बताई? ये सवाल सुनकर उसकी बोलती बंद हो गई, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया। उसने कहा, मैं डर गया था इसलिए नहीं बोला, लेकिन हमसे रहा नहीं गया ना। मैं एक और सवाल करता, लेकिन उससे पहले ही मंगल का पारा चढ़ गया। वो मुझ पर चिल्लाने लगा। मैं समझ गया था कि दाल में जरूर कुछ काला है। मंगल मुझे पूरी बात नहीं बता रहा था, इसलिए मैंने सच्चाई बाहर निकालने के लिए दूसरा रास्ता अपनाया। मैं वहां से चुपचाप निकल गया, मंगल के घर गया और वहां पर छुपकर मंगल का इंतजार करने लगा। काफी देर तक इंतजार करने के बाद मंगल वापस अपने घर में आया। उसने लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन मैंने घर की लाइट पहले ही काट दी थी। उसके बाद मैंने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और अपने पैरों के नीचे रख दी। 2 मोटे डंडे अपने सर पर रखकर मैंने अपने परछाई को किसी राक्षस की परछाई में बदल दिया और अपनी आवाज किसी राक्षस की तरह बनाकर बोला, तो तुम आ गए। तुम ही हो जिसने मेरी बेटी को जान से मारा है। मेरी उस भयानक परछाई को देखकर वो बुरी तरह से डर गया। मेरी इस चाल का असर हो रहा था। मैंने अपना ड्रामा चालू रखा। मैंने बोला कि मंजरी के शरीर में मेरी बेटी चुड़ैल की आत्मा थी। मंगल ने उसे मरवाकर मुझे यानी चुड़ैल के बाप को गुस्सा दिला दिया है। मैंने एक और डंडा लिया और उसे तलवार की तरह ऊपर लहराया। ये देखकर मंगल घुटनों पर गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा। वो रोते हुए बोल रहा था कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसे मंजरी को फंसाने के लिए बोला गया था। बस मुझे यही सुनना था। मंगल ने मुझे बताया कि उसे मंजरी को फंसाने के पैसे इंस्पेक्टर साहब ने दिए थे। उसके मुंह से इतना सुनते ही मेरे दिमाग में अपने आप ही सारे डॉट्स कनेक्ट होना शुरू हो गए। मंजरी सुबह होते ही पुलिस स्टेशन गई और उसने वो कपड़ा इंस्पेक्टर को दिखाया। इंस्पेक्टर को अपने पकड़े जाने का खतरा महसूस हुआ और उसने मंजरी को मरवा दिया। ये इंस्पेक्टर ही इन सब के पीछे है, वही लड़कियों को गायब करवा रहा है। लेकिन क्यों? मुझे इस इंस्पेक्टर के बारे में और पता लगाना था और अब मुझे एविडेंस इकट्ठे करने थे। मैंने फिर से अपनी डरावनी आवाज में बोलना शुरू किया, मुझे सच्चाई का पता चल चुका है। इससे पहले कि मैं तुझे जान से मार दूं, भाग जा यहां से। मेरे इतना बोलते ही मंगल अपनी दुम दबाकर लड़खड़ाते हुए भागने लगा। मंगल से निपटने के बाद अब बारी थी इंस्पेक्टर की। मंगल के घर से निकलकर मैं सीधा इंस्पेक्टर के घर पहुंच गया। इंस्पेक्टर गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहता था और गांव में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट क्वार्टर था, इसलिए मुझे पता था कि कहां जाना है। छुपते छुपते मैं क्वार्टर तक पहुंच गया। मैं अंदर घुसने का कोई रास्ता देख रहा था। मैंने दरवाजे पर हाथ मारा, लेकिन वो लॉक था। मैं घर के पीछे गया और खिड़की को चेक करने लगा और खिड़की खुली हुई थी। घर में सब कुछ बिखरा हुआ था। सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था। देखकर लग रहा था जैसे हफ्तों से यहां सफाई नहीं हुई थी। मक्खियां भिनभिना रही थी। अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाकर मैं घर की तलाशी लेने लगा। मैंने ड्रॉर में, अलमारी में और संदूक में हर जगह देखा,
लेकिन मुझे कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। इन सबसे एक ही बात पता चलती थी कि इंस्पेक्टर जरूरत से ज्यादा चालाक है। मैं वहां से निकलने ही वाला था कि मैंने एक नजर बेड के नीचे भी मारी और मुझे एक डायरी पड़ी हुई मिली। मैंने डायरी को खोल के देखा तो मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई। इस डायरी में काफी सारे नाम लिखे हुए थे, सभी लड़कियों के। उनमें से सिर्फ एक नाम मैं पहचानता था, जो था रंगीली। ये रंगीली मंजरी की दोस्त थी। इसका मतलब इस डायरी में उन सब गायब हो चुकी लड़कियों का नाम था। ये डायरी एक अकाउंट्स की तरह थी और वहां पर एक एड्रेस लिखा हुआ था। मेरे दिमाग ने इस एड्रेस को देखते ही कहा कि यह वही जगह है जहां पर लड़कियों को कैद करके रखा गया है। मुझे जल्दी से वहां पहुंचना था। इससे पहले कि वो इंस्पेक्टर यहां आता, मुझे यहां से बाहर निकलना था। इसलिए मैं खिड़की की तरफ बढ़ा, लेकिन मैं नीचे गिर गया। मेरा हाथ किसी चिपचिपे लिक्विड पर पड़ा। मुझे एक बार फिर से जानी पहचानी गंध आई, क्योंकि यह लिक्विड खून था। मैंने नीचे फ्लोर पर देखा तो एक लाश नीचे गिरी हुई थी और यह लाश थी इंस्पेक्टर की। मुझे झटका लगा और मैं जल्दी से खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर मर चुका था तो लड़कियों को गायब करने में अकेला इंस्पेक्टर नहीं था, कोई और भी है और वो अपने तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर रहा है। लेकिन मैं भी हार नहीं मानने वाला था। मैं सीधा डायरी में लिखे एड्रेस तक जाने लगा। काफी चलने के बाद मैं उस एड्रेस तक पहुंच गया। यह बंद पड़ा एक स्कूल था। मैंने ट्रक की आवाज सुनी। आगे बढ़कर देखा तो वहां टायर के निशान थे। एक ट्रक के थे और दूसरे निशान किसी गाड़ी के थे, बड़ी एसयूवी के। स्कूल में कोई नहीं था। मैं अंदर गया। अंदर जगह जगह खून गिरा हुआ था, कॉटन के टुकड़े पड़े हुए थे और केमिकल की बदबू जैसे हॉस्पिटल में आती थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई ऑपरेशन थिएटर था। मैंने पूरे इलाके की फोटो खींची, एविडेंस इकट्ठा किया। मुझे किसी पावरफुल आदमी की मदद की जरूरत थी जो इस रैकेट को खत्म करने में मेरी मदद कर सके। लेकिन उससे पहले मैं एक फोन करने के लिए रुक गया। काफी देर बाद मैं सीधा विधायक जी के घर पहुंच गया और उनसे अर्जेंट मिलने की बात की। विधायक जी सो रहे थे। कुछ देर में वो मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गए। मैंने उनको सारी बातें बता दी। सब कुछ सुनकर उनका चेहरा पीला पड़ गया, जैसे कि उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उन्होंने मुझसे बोला, ये सब तुम्हारे अलावा और कौन जानता है? मैंने जवाब दिया, कोई नहीं। मैंने इतना कहा ही था कि तभी विधायक जी ने अपने पास से बंदूक निकाली और मेरे सामने तान दी। मेरे पैर वही फूल गए और एक जोर का झटका लगा। इन सब के पीछे मैं ही हूं। अच्छा हुआ तुम सीधा मेरे पास आए। अब ये राज तेरे साथ ही दफन हो जाएगा। विधायक जी ने बड़ी ठंडी आवाज में मुझे धमकी दी। अचानक चारों तरफ से पुलिस के सायरन की आवाज गूंजने लगी। ये देखकर विधायक जी के चेहरे से हवाएं उड़ने लगी और फिर मैंने अपने पत्ते खोल दिए। मुझे पता था कि आप ही इन सब के पीछे हो, क्योंकि पुराने खंडर में मैंने आपकी ब्लैक एसयूवी के कस्टम मेड टायर के निशान देख लिए थे। इसलिए मैंने एनसीपीसीआर को कॉल भी लगा दिया। वो आप ही को लेने आए हैं। मेरी बात खत्म होते ही वहां कई सारे पुलिस ऑफिसर्स पहुंच गए और विधायक जी को अरेस्ट कर लिया। विधायक को रिमांड में लिया गया। तब जाकर पता चला कि वो और पुलिस इंस्पेक्टर मिलकर ऑर्गन हार्वेस्टिंग करते थे और हार्वेस्टिंग के बाद वो लड़कियों को जान से मार देते थे। एनसीपीसीआर ने सीबीआई की मदद से बाकी बची हुई लड़कियों को ढूंढ निकाला, उन्हें रेस्क्यू करके उनके घर वालों को दे दिया और विधायक जी को जेल हो गई, लंबी जेल। अब यहां मेरा काम खत्म हो गया था। उन लापता हुई लड़कियों के बारे में पता लगा लिया, विधायक जी को अरेस्ट करवा लिया और मंजरी की मौत का बदला भी मैंने ले लिया। अब मैं आपसे मिलता हूं अपने एक नए केस में। तब तक के लिए सुनते रहिए डिटेक्टिव कबीर।